बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मालूमात मोटिवे वाक़े के हवाले से मज़ीद अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ख़ास तौर पे कायमा कमेटी बराए इंसाफ की जो मीटिंग हुई है उसमें CCPO साहब ने कुछ बड़ी ख़ास बातें की हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अभी तक जो तैयारियाँ की गई हैं वो क्या हैं और क्या वजह है कि मुलजिम जो अभी पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि DIG ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है और पुलिस ज़राए ने कुछ बातें जो है वो निशानदेही की है। उनकी रोशनी में बातें कुछ और क्लियर होती हैं। उसके अलावा एक तहकीक की जा रही थी कि अंदर से मालूमात कौन लीक कर रहा है। उस तहकीक के नतीजे में जो अभी तक मालूमात मिली है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस कायमा कमेटी बराए इंसाफ की जो मीटिंग हुई उसमें CCPO ने ब्रीफिंग दी है इस केस के हवाले से, कहाँ तक मोटिव वाक़या पहुंचा है और क्यों नहीं अभी तक इस पर जो है कामयाबी हासिल हो सकी। इसमें CCPO साहब ने सबसे पहली बात तो ये की है कि उन्होंने डिमांड कर दी है, प्रोसिक्यूटर जनरल से कहा है कि 2 बेहतरीन प्रोसिक्यूटर्स हमें दिए जाएं और उन्होंने कहा है कि ये केस जो है ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। उन्होंने इस बात को एडमिट किया इस मीटिंग के अंदर। फिर उन्होंने कुछ पुरानी बातें की जिसमें उन्होंने कहा कि खातून ने 130 पर कॉल की थी, अगर वो 15 पे कॉल कर देती तो मामला काफ़ी बेहतर होते, क्योंकि वो अपने महके में थी। शौहर के इंसिस्ट करने पर, ये CCPO साहब ने कहा कि शौहर के इंसिस्ट करने पर उन्होंने उस वक्त रात को ट्रैवल किया जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। फिर बात वही आ जाती है कि रात का वक्त था या जौन सा भी वक्त था, पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, वो सिर्फ दिन के वक्त तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, रात के वक्त। ये बातें सब हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो एक जो मीटिंग के अंदर सारी क्लैरिफिकेशन देनी थी, ये उस क्लैरिफिकेशन का हिस्सा था कि चूंकि वो रात के वक्त ट्रैवल कर रही थी तो इस तरह का वाक़या पेश आया और 15 पे अगर कॉल कर देती तो मामला बड़े बेहतर होते, मामला इस तरह के ना होते। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। सबसे पहली बात ये, खातून ने, इन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि जब 130 पे बात की तो उनकी कॉन्फ्रेंस पे FWO वालों से कॉल कराई गई। उसके बाद FWO भी जो है वहाँ पे बहुत देर से पहुंची है। जितनी देर वो दूर मौजूद थी, वो कोई 20-1 मिनट का फासला था, लेकिन वो 45 मिनट से भी बाद में पहुंची। नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि अभी तक यहाँ पे मोटिवे पुलिस डिप्लॉय नहीं की गई थी तो ये मुकामी पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, रिंग रोड तक ये उनकी जिम्मेदारी थी और डिप्लॉयमेंट ना होना वो एक और अलग मामला है, लेकिन यहाँ पर उस तरह की सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करना पुलिस का, वो भी एक मामला रखता है। और आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ नीचे करके खेतों में ही पुलिस की एक चौकी और वो घर छोटे छोटे मौजूद थे जहाँ पर लोगों को टॉर्चर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और SHO की एक वीडियो जो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे इस चीज़ पे पूछा जा रहा है और मुझे सज़ा गलत दी जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन टॉर्चर सेलों के अंदर उन्होंने एक लड़की के ऊपर इतना टॉर्चर किया कि जब वो अपने घर गया तो उसकी डेथ हो गई। एनीवेज वो एक और मामला है, लेकिन कहने की बात यह कि सामने ही पुलिस की चौकी भी अंदर आगे करके मौजूद थी, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सेकेंडली ये है कि जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो पुलिस की बनती थी। अच्छा, अब CCPO साहब ने मजीद बातें क्या बताई। उन्होंने कहा कि जी हमारी 25 टीमें हैं जो साइंटिफिक तरीके से काम कर रही हैं। अब उन्होंने ये कहा कि जब तेल खत्म हुआ तो उन्होंने वहाँ पर कॉल की। 247 पर हमें जो कॉल आई थी वो पहली कॉल एक राहगीर की तरफ से आई थी, जिसके बाद हमारी जो है पुलिस जो है वहाँ पर पहुँची और जो भी मामलात हुए, अगर बर वक्त कॉल कर दी जाती तो ये तमाम तर मामलात ना होते। अलबत्ता उन्होंने 2 प्रोसिक्यूटर जो है उनसे मांग लिए। यहाँ पर रियाज फितियाना ने, जो कि कमेटी के मेंबर थे, और उन्होंने एक बड़ा ही अहम पॉइंट उठाया जो मेरे दिल को बहुत लगा। उन्होंने ये कहा कि इतना पैसा टोल जो है टोल पे लिया जाता है, टोल प्लाजे पे इतना पैसा लिया जाता है, क्या उन पैसों से एक हेलीकॉप्टर इस तरह की इमरजेंसी के लिए नहीं लिया जा सकता था? खास तौर पे एक ऐसी वो मोटरवे की वो वाला पैच जो 2 महीने से ऑपरेशनल था और उस पैच के ऊपर 2 महीने से टोल जो है बाकायदा लिया जा रहा था। जब मोटरवे बनी थी इस्लामाबाद टू लाहौर, तब उसकी डिप्लॉयमेंट जो है उसके खुलने से पहले हो गई थी और फोर्स जो है उस वक्त उस पर काम करने के लिए बिफोर हैंड रेडी थी। तो अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी भी जब IG साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा कलीम इमाम साहब ने कि हमने लेटर लिखा हुआ है, अभी तक हमें नफरी नहीं मिली है। सबसे बड़ा फॉल्ट जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो इंटीग्रेशन का है। अगर कॉल चली गई थी, सिर्फ कॉल जानी चाहिए थी एक जगह, किसी भी जगह, चाहे वो 130 पे जाती, चाहे वो 15 पे जाती, चाहे वो कॉल FWO को जाती, किसी को भी जाती, आगे इंटीग्रेट करना आप लोगों का काम था। इंटीग्रेशन जो है इदारों के दरमियान और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का जो एक प्रोसेस है और जो इदारों की आपस में जो एतमाद का लेवल है वो यहाँ से दिखाई देता है। इस वाक़े ने ये भांडा खोल दिया, ये भांडा फोड़ दिया कि कितनी डिसइंटीग्रेटेड है हमारी ये फोर्स जो है
एक अगर हो तो दूसरे को बताने की जहमत नहीं है, बल्कि खातून से कहा गया कि आप 15 पे कॉल कर ले, आप मुकामी पुलिस को कॉल करें। खातून को मुसलसल ये बातें कही गई, जबकि ये काम उनका था। उनको चाहिए था कि उनके पास एक खातून ने मदद के लिए कॉल किए, वो बच्चों के साथ वहाँ पे अकेली है, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी नहीं की। चलिए ये तो एक मामला हो गया, आगे चलते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको अहम बतानी है, जो DIG के ऑफिस से प्रेस रिलीज जो है जारी की गई, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें की जो कि हम रोज़ सुन रहे हैं कि बड़ी टीमें तश्कील दी गई हैं और बहुत साइंटिफिक तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा है, और जहां जहां मुलजिम है वहां वहां पुलिस पहुंच रही है। लेकिन उससे अगला सवाल यह है कि जहां जहां पुलिस पहुंच रही है वहां वहां पर ये मुलजिम पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि खासतौर पे जो आखिरी कार्रवाई जो मंचनाबाद की कार्रवाई है बहावल नगर में, मैं आपको बताऊं कि वहां पर इस मुलजिम के फ़ोन को ट्रेस किया गया था। ये वहां पर भी अपने एक रिश्तेदार से मिलने गया था पैसे लेने के लिए, और उसके बावजूद ये बंदा जब ट्रेस भी हो गया और रिश्तेदार का भी पता था कि वो कौन है, उसके बावजूद ये जो मुलजिम है वहाँ से फ़रार हो जाता है। तो फिर यहाँ से अंदाज़ा होता है कि जो रिसोर्सेज इनको दिए गए हैं उनका इस्तेमाल किस तरह का हो रहा है, जिस तरह की छापे मारे गए और कितनी कितनी नफरी लेकर गए। यानी कि इस कदर एक हाई प्रोफाइल मुलजिम को पकड़ने के लिए ननकाना में सिर्फ 3 एहलकार जो है वहाँ पर पहुँचे थे, और जिस तरह से उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की और जिस तरह से वो फुर्ती से इनको चुगा देकर गायब हो जाता है, तो ये तमाम मामला बताता है कि अभी भी आपकी तैयारियाँ जो इस तरह की नहीं है। इनकी तैयारियाँ क्या है ये ज़रा मैं अब आपको बता दूँ, क्योंकि जो उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं वो भी आपके सामने होनी चाहिए। अब किया क्या गया है कि एक तो इनके मुख्तलिफ हुलिये के खाके जो है वो तो जारी किए गए हैं, पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और केबल्स के ऊपर भी चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट बताया जा रही है कि मास्क है, क्योंकि वो मास्क पहन के ट्रैवल कर रहा है, इसकी वजह से उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन पुलिस के पास बहुत से ऐसे ज़राए तरीके होते हैं कि वो मास्क जो है, आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल कितने लोग मास्क पहन रहे हैं। नंबर 2, अगर मास्क कोई पहन रहा है और उसका हुलिया भी कुछ उस तरह का है जो कि आपको अंदाज़ा है, तो आप उसका मास्क उतरवा कर देख भी सकते हैं। तो ये भी तमाम मामला हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मास्क जो है एक बहुत बड़ी रुकावट इस वक्त बन रहा है बकौल पुलिस के। अब पुलिस ने क्या किया, IG साहब ने, IG पंजाब ने पंजाब के तमाम अज़ला में जो रैपिड फोर्स तश्कील दी है, एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स, वो क्या है बेसिकली, उसमें ये कि एक पुलिस की गाड़ी है जिसके अंदर एक ASI और 4 कांस्टेबल जो वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट का भी बताया कि उसमें भी जो डिप्लॉय हुए हैं उनका और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ इसी काम के लिए एक्ट करेंगे। ये एक वाकया आया है जिसके बाद अब पुलिस पे बहुत से काम जो है वो हो रहे हैं ताकि बेहतरी लाई जाए, लेकिन बेहतरी जो है वो फिर अमली तौर पर मैदान में नजर आनी चाहिए। जहाँ पे आपने मुलजिम को पकड़ना होता है वहाँ पर आप फिर रह जाते हैं, तो वो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने ये कहा है कि ये जो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है ये उनको जवाबदेह होगी DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को। इसके अलावा इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया और इस ग्रुप के अंदर ये तमाम इंचार्जेस जो हैं उन सब के मोबाइल नंबर्स हैं, ताकि जहाँ पे भी कार्रवाई हो तो सबको अल्टीमेटम उसी वक्त पहुँच जाए और सब जो है एक लूप में हो। दरबारों, मज़ारों, इबादत गाहों पर भी नज़र रखी जा रही है। अच्छा, अब जो DIG ऑफिस से प्रेस रिलीज जारी हुई है ये बहुत अहम है, जहां इसमें ये बताया गया है वहां पर अब पुलिस ज़राए जो है वो अब ये इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जब भी मुलजिम का पता लग जाता है और हम वहां पर पहुंचते हैं, हम जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो इत्तला भी मुलजिम तक पहुंच जाती है। ये जो आबिद है ये वहां से फरार हो जाता है, ये भाग जाता है, जिसकी वजह ये वो बता रहे हैं कि हमें इस पर बड़ा एक शक है, हमें यकीन है कि अंदर भी कोई बंदा मौजूद है और जो यहाँ से मालूमात जो है उसको लीक कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेटजी जो है वो हर दफ़ा नाकाम हो जाती है। अच्छा, मालूमात की लीक होने के हवाले से जो आखिरी बात मैंने आपको बतानी इस वीडियो में वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बाकायदा हुई और जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये बात सामने आई कि जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ से इस मुलजिम की मालूमात जो है वो लीक आउट हुई थी, और इसके ऊपर अब काम हो रहा है और वो बंदा भी जो है वो पकड़ा गया है, उस फर्द की निशानदेही होगी। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि मरकज़ी मुलजिम की जब DNA की वो कन्फर्म हुआ था और जो दूसरा शख्स शफकत था उसकी भी जब DNA कन्फर्म हुआ था तो उसकी मालूमात लीक करने वाली खातून थी। और ये खातून कौन थी जनाब? ये खातून जो है ये ऑफिसर की अहलिया थी जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। जबकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो पहला बयान आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम मालूमात बड़े खुफिया तरीके से पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये भेद भी खुल गया है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो ऑफिसर है उनकी अहलिया ने सोशल मीडिया के ऊपर ये मालूमात लगा दी थी। यहाँ से आप देखिए कि कितना इस हाई प्रोफाइल केस को कंपेयर किया जाए अगर से कसूर के केस से, वहाँ पे आखिरी वक्त तक मालूमात को, जबकि पुलिस पे बहुत दबाव भी था, बहुत सीक्रेट रखा गया था। मेरे पास कुछ और मालूमात भी हैं, एक ही वीडियो के अंदर वो सारी आपसे शेयर नहीं की जा सकती, इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
वो तमाम अभी तक के जो लूप होल्स जो अभी मालूम हुए हैं तमाम तर तहकीकात के अंदर, और कुछ बड़ी ख़ास बातें जो मैं आपको इंशाल्लाह कल अपनी वीडियो में बतानी है इस मोटरवे केस के हवाले से। ये अभी तक की मालूमात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।